ठीक है, तो आज नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। और अब नेक्स्ट जो फंक्शन है उसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मान लो कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। इस रियल नंबर को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जो दूसरा पार्ट है वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये जो अभी पढ़ने जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि एक नंबर ले लो 1.2, तो 1.2 को तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 + 0.2, 1 + 0.2। यहाँ 1 क्या है, तो 1 बोल सकते हो 1.2 का बॉक्स, ठीक है। और ये जो 0.2 है ये 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है। ये 1.2 का कौन सा पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोल सकते हो कि वो डेसिमल देते हैं, बोला जा सकते हैं, ठीक है, कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या देते हैं, डेसिमल देते हैं, ठीक है। 1.2 को लिख सकते हैं 1 + 0.2। 1 क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और 0.2 क्या है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम प्रॉपर टाइप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का फॉर्म होता है f(x) = मिडिल ब्रैकेट के अंदर x, f(x) = मिडिल ब्रैकेट के अंदर x, ठीक है। और x यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू 0 क्लोज से 1 ओपन तक लाई करता है। जैसे मान लो कि तुमसे पूछ दे कि 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0.2। अगर तुमसे पूछ दे कि 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, आंसर होगा 0.9, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे ये बोल दे कि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, तो इसमें पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं, इसका आंसर होगा 0, ठीक है। अगर तुमसे ये पूछ दे कि -1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, -1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, ठीक है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि 0.1 होगा, जो कि गलत है। -1.1 का 0.1 नहीं होगा, ये क्या होगा, 0.9 होगा, ठीक है। तो -1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है 0.9, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे ये पूछ दे कि -1.8 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, तो आंसर होगा 0.2, ठीक है, आंसर क्या होगा 0.2। और अगर तुमसे ये पूछ दे कि -2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड में तो तुम्हें क्लियर हो गया है, नेगेटिव साइड में देखो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो कोई भी रियल नंबर x है, तो रियल नंबर x को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्ट होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और दूसरा पार्ट होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। एनी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x = बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। तो यहां से हम चाहें तो लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट x = x माइनस बॉक्स x, खूब आराम से लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट x = क्या लिख सकते हैं, x माइनस बॉक्स x। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, तो आंसर होगा 1.2 माइनस बॉक्स के अंदर 1.2, ठीक है। तो 1.2 तो 1.2 है, और 1.2 का बॉक्स क्या होगा, 1 होगा, तो 1.2 माइनस 1 का वैल्यू कितना मिल गया, 0.2, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे ये बोल दे कि -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बताओ, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1.2 माइनस 1.2 का बॉक्स, ठीक है। तो -1.2 तो -1.2 होगा, और -1.2 का बॉक्स क्या होगा बताइए आप लोग, रजत, -1.2 का बॉक्स क्या मिलेगा, -2, ठीक है। -1.2 -2 का वैल्यू कितना आएगा, 0.2,
प्लस 0.8, माइनस नहीं, यस क्या मिलेगा? 0.8 मिलेगा। तो देखिए -1.2 का जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो कितना है? 0.8 है, 0.2 नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको भी याद रख सकते हो तुम लोग, फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू x माइनस बॉक्स x, और इसी का ज़्यादा यूज करने वाले हैं हम लोग, इसी का यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर ये क्लियर हो गया तो तुमसे पूछा जाए कि -2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, जल्दी से बताओ आंसर। 0.1 0.1 तो -2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा 0.1। -5 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा? 0 ठीक है, अच्छा किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 हो सकता है? नहीं कभी पॉसिबल नहीं है, नो किसी भी रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 नहीं हो सकता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा बताओ तो? फ्रैक्शनल पार्ट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। 0 से छोटा हो नहीं सकता है, कोई भी नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल पार्ट का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या होगा? 0.9 नहीं, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 पे ओपन होगा, मतलब अपर लिमिट जो होगा वो बोल सकते हैं 1 पे ओपन होगा। बेसिकली अपर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन हम फिर भी बोल सकते हैं कि 1 पे ओपन होगा, ये तो जरूर बोल सकते हैं। तो अगर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया रहे तो उसका वैल्यू 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू है वही तो उसका रेंज हुआ। फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू मिल रहा है मतलब उसका रेंज मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 0 क्लोज से 1 ओपन तक होगा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हम ऐसा करते हैं कि x एक्सिस पे इंटीजर्स मार्क कर दे रहे हैं, 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 है। ठीक है, मैक्सिमम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस में इधर 1 मार्क कर लिया। ठीक है, अब देखो अगर x का वैल्यू 0 हो तो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलेगा? 0। अगर x का वैल्यू 0.1 हो तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या मिलेगा? 0.1। अगर s का वैल्यू 0.5 हो जाए तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.5। अगर s का वैल्यू 0.99 हो जाए तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.99। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 1 हुआ तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? जैसे ही x का वैल्यू 1 हो जाए तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 0। अगर s का वैल्यू 1.1 हो गया तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.1। s का वैल्यू अगर 1.2 हुआ तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.2। s का वैल्यू 0.5 तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.5। s का वैल्यू 1.999 तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.999। लेकिन जैसे ही 2 होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम ग्राफ बना सकते हैं। देखो ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि अगर s का वैल्यू 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच में लाई करे तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 क्लोज से 1 ओपन तक लाई करेगा। अगर s का वैल्यू 1 क्लोज से 2 ओपन तक लाई करेगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 क्लोज से 1 ओपन तक लाई करेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर x का वैल्यू 2 क्लोज से 3 ओपन तक लाई करे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? तो 0 क्लोज से 1 ओपन तक एंड सो ऑन। ये ग्राफ रिपीटिंग होगा। ठीक है, ये ग्राफ रिपीटिंग होगा। नेगेटिव एक्सिस में वैसे ही होगा। तो ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब इसका डोमेन और रेंज बताया जाए।
इसका डोमेन क्या होगा जी सहर्ष, इसका डोमेन क्या होगा? ग्राफ एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है? सर -3 से बोलता -MC से +MC तक, तो इसको हम ले सकते हैं x बिलोंग्स टू y, ठीक है। और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? सर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है। रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? तो 0 क्लोज से 1 ओपन तक, ठीक है। रेंज के लिए y एक्सिस देखते हैं, तो y एक्सिस में 0 क्लोज से 1 ओपन तक दिख रहा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर और रेंज क्या होगा? 0 क्लोज से 1 ओपन तक, ठीक है। हम एक चीज मेंशन यहाँ पे कर दे रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट x इज ए पीरियोडिक फंक्शन, इज ए पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन आगे हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ बार बार रिपीट करे तो उस तरह के फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है और x का मिनिमम वैल्यू जिस पे ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। x का मिनिमम वैल्यू जिसके बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीरियड। तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? 1 है, 1 है, क्योंकि 0 से 1 तक जो ग्राफ है वही ग्राफ 1 से 2 तक है, वही ग्राफ 2 से 3 तक है, वही ग्राफ 3 से 4 तक है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि फंडामेंटल पीरियड जो होगा इसका वो कितना होगा? 1 होगा। तो फंडामेंटल पीरियड इज t = 1, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये फंडामेंटल पीरियड बस पीरियोडिक फंक्शन में मिलेगा ना? हाँ, बस पीरियोडिक फंक्शन में डिफाइन होगा और कहीं नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 तो डेफिनेशन ही हो गया कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट x दिया है तो दिस इक्वल्स x माइनस बॉक्स x, ठीक है। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 में अगर आपसे ये पूछ दे कि माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x, तो कुछ एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे मान लो कि -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट बोला तो आंसर क्या होगा? 0.8, 0.8, ठीक है। और अगर तुमसे ये पूछा कि 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.2, 0.2, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन क्या है जस्ट देखो तो। हम ऐसा बोल सकते हैं कि -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। कोई भी नंबर देख लो ऐसे ही है, yes, कोई भी नंबर देख लो ऐसे ही है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। अगर इंटीजर ले लें, जैसे मान लो 1 ले लें, जैसे मान लो 1 ले लो तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0। अगर -1 ले लो तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0, ठीक है। अगर इंटीजर है तो इस केस में बोल सकते हैं कि 1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा वही क्या होगा? -1 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा। हम बोल सकते हैं कि -x का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इक्वल टू 1 माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। और ऐसा, ठीक है। पहला वाला कब होगा? जब x इंटीजर नहीं हो, और दूसरा कब होगा? जब x इंटीजर हो। सर बोल रहे थे कि अगर हम जब x का वैल्यू सारा इंटीजर लेंगे तो जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है सबका वैल्यू 0 ही ना आ रहा है सर? हाँ, 0 ही आएगा। तो वहाँ पे डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते हैं? हाँ, वो फ्रैक्शनल पार्ट x को डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, विच इज 0, हाँ ठीक है, एकदम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि हम पहले बोले थे कि इसको फ्रैक्शनल पार्ट इसके टर्म में लिखना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड दिस कैन बी रिटन एज 0। अच्छा बोलिए, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 में ऐसा है कि अगर मान लो कि x कोई भी रियल नंबर है, ठीक है,
उसके साथ कोई इंटीजर ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और बोला कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। दिस कैन बी रिटन एज फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। क्या रीजन होगा बताओ? जैसे मान लो कि हम 2.1 एक इंटीजर ही है तो उसमें होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फ्रैक्शनल पार्ट में। हाँ राइट, ठीक है, ये आई है 1 नहीं, आई मतलब क्या है? इंटीजर, ठीक है, तो इसको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आई क्या है? आई बिलोंग्स टू जेड। नंबर 4, बाई चांस ऐसा मिल जाए कि फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू एक्स, तो ये कब पॉसिबल है बताइए? ये बोल दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू एक्स है, x 0 से 1 के बीच में होगा। जब x 0 से 1 के बीच में होगा तभी। इट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 क्लोज टू 1 ओपन, 0 क्लोज टू 1 ओपन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू एक्स तभी होगा जब x का वैल्यू 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच में होगा। अब नेक्स्ट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शन 8। फंक्शन 8 ये है सिग्नम फंक्शन, साइनम फंक्शन भी पढ़ते हैं कुछ लोग, सिग्नम फंक्शन या फिर साइनम फंक्शन, ठीक है। इसका फॉर्म होता है एफ एक्स इक्वल टू mod x अपॉन x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0, ठीक है, ये इसका फॉर्म हुआ। अब देखो mod x को अगर x से डिवाइड कर लो तो वहां से आइदर 1 मिलेगा या फिर -1 मिलेगा। mod x को अगर x से हम डिवाइड कर लें आइदर 1 मिलेगा या फिर -1 मिलेगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो mod x क्या होगा बताओ? तो mod x x होगा, अगर mod x x हो गया तो x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल होने के बाद में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तब mod x क्या मिलेगा? -6, और -6 अपॉन x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू mod x बाई एक्स का कंक्लूजन ये हुआ कि वहाँ से आइदर 1 मिलेगा या फिर -1 मिलेगा। 1 तब मिलेगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा और -1 तब मिलेगा जब x स्मॉलर देन 0 मिलेगा। अब इसका ग्राफ यहाँ पे 0 लिए, ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 है तो एफ एक्स का वैल्यू 0 है, ठीक है। लेकिन अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स का वैल्यू 1 है, ठीक है। और अगर x का वैल्यू स्मॉलर देन 0 है तो एफ एक्स का वैल्यू -1 है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या होगा तो आंसर क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। रेंज इसका क्या होगा? रेंज क्या होगा सर? -1 से 1 नहीं, -1 से 1 नहीं होगा, -1 0 और 1 बस 3 ही नंबर होगा, बस 3 नंबर होगा, -1 से 1 नहीं होगा। रेंज में बस 3 नंबर आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है, ठीक है। इंटरवल नहीं है, सेट के अंदर -1 0 और 1 लिखे हैं, समझ में? अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा तो आंसर क्या होगा बताइए? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, बोलिए जी, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर एफ ऑफ -5 का वैल्यू पूछा जाए तो क्या मिलेगा? -1। और अगर एफ ऑफ 0 का वैल्यू पूछा जाए तो क्या मिलेगा? 0, ठीक है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करना है। नंबर 9 इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 6 फंक्शंस पढ़ने हैं। सबसे पहला फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके ग्राफ कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई, पीरियोडिक फंक्शन होगा सर। हाँ पीरियडिक होगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इधर माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, ठीक है। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होता है माइनस -1, ठीक है। तो ग्राफ वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ 1 को टच करेगा और नीचे की तरफ -1 को टच करेगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब इसका डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। तो डोमेन आप लोग को दिख रहा होगा, डोमेन क्या है, तो x बिलोंग्स टू r। रेंज भी दिख रहा होगा, रेंज क्या है, तो y बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और यहीं से हम बताते हैं कि साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन। और इसका पीरियोडिसिटी कितना होते हैं, मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होते हैं, कितना के बाद में ये रिपीट कर रहा है, देखिए बताओ। 2 पाई 2 पाई के बाद में, 2 पाई के बाद, पाई के बाद नहीं, 2 पाई के बाद में, पाई नहीं 2 पाई, 2 पाई, ठीक है। तो दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन और इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, तो 2 पाई होगा, ठीक है। दिस इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड दिस एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस भी है और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल भी है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि ग्राफ में कहीं पे कोई ब्रेक नहीं हुआ है, और डिफरेंशिएबल का मतलब ये हुआ कि ग्राफ में कहीं पे भी कॉर्नर नहीं बना है और ग्राफ में कहीं भी कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। तो अगर डिसकंटिन्यूटी नहीं रहे तो कॉन्टिन्यूअस हुआ, और अगर कॉर्नर नहीं रहे और डिसकंटिन्यूटी भी नहीं रहे तब वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अभी हम नहीं लिख रहे हैं, बस इतना ही लिख रहे हैं। एक और चीज़, दिस इज ए बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन का मतलब ये हुआ कि ऊपर साइड में 1 के नीचे है और नीचे साइड में -1 के ऊपर है, ठीक है। तो अगर इस तरह का हो जाए तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंडेड फंक्शन। और जो बाउंडेड नहीं होगा वो होगा अनबाउंडेड, ठीक है। तो दिस इज ए बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। और ऊपर में जहाँ तक बाउंड है उसको हम कभी कभी बोलते हैं अपर बाउंड, और नीचे में जहाँ पे बाउंड है उसको बोलते हैं लोअर बाउंड। तो लिख देते हैं ये बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। इसका अपर बाउंड जो होगा वो होगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 नहीं, y इक्वल टू 1। ऊपर में y इक्वल टू 1 के ऊपर नहीं जा रहा है, और इसका जो लोअर बाउंड होगा, ठीक है, वो कितना होगा, y इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। बाउंडेड फंक्शन का मतलब ये हुआ कि ग्राफ 1 और -1 के बीच में ही है, ना 1 के ऊपर जा रहा है ना -1 के नीचे जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सब कोई काम का नहीं है, जो काम का है बस अभी वही लिखते हैं। नंबर 2, y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos x। cos x का ग्राफ ऐसा होगा, cos 0 1 होते हैं, ऑब्वियसली इस तरह ग्राफ होगा, ठीक है। इसका भी मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम क्या होता है, -1। यहाँ पे π/2 होते हैं, यहाँ पे होता है 3π/2, यहाँ पे होता है 5π/2, इधर यहाँ पे होगा -π/2, यहाँ होगा -3π/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका डोमेन अगर पूछा जाए तो डोमेन x बिलोंग्स टू r है। रेंज पूछा जाए तो क्या होगा, रेंज y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। और ऑब्वियसली दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। और अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, तो इसका भी फंडामेंटल पीरियड 2 पाई ही होता है, ठीक है। ये भी 2 पाई के बाद में ही रिपीट कर रहा है, देख लो 2 पाई के बाद में ही रिपीट कर रहा है। यहाँ पे 2 पाई आएगा, यहाँ पे 2 पाई आएगा, ठीक है। तो 0 से 2 पाई तक जो ग्राफ है
वही ग्राफ 2 पाई से 4 पाई के बीच में मिलेगा, वही ग्राफ 4 पाई से 6 पाई के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो पीरियड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। एक मिनट सर। नंबर 3, y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू tan x। ठीक है, तो tan x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इस साइड में एक्सिस दिए, इधर y एक्सिस। ठीक है, tan x का ग्राफ ऐसा होता है। जीरो, पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2। सेम पैटर्न रिपीट होता है। यहाँ माइनस पाई, यहाँ माइनस पाई बाई 2। ठीक है, चलिए इसका पहले डोमेन बताया जाए, डोमेन। ठीक है, डोमेन ध्यान दीजिएगा, डोमेन हम ऐसा लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ n कोई भी इंटीजर है। ठीक है, देखो डोमेन क्या लिखें, x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ n कोई भी इंटीजर है। ठीक है, अच्छा, रेंज में हम 2n प्लस पाई बाई 2 को छोड़ रहे हैं, उसका रीजन क्या है वो समझो। जैसे यहाँ देखो पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पे अगर तुमसे ये पूछा जाए कि tan पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? tan पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? नॉट डिफाइंड, नॉट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो tan पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड होता है। उसका रीजन ये है कि पाई बाई 2 के जस्ट पहले ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है, और पाई बाई 2 के जस्ट बाद में ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर tan x में इसके पे 90 डिग्री डाल दे रहे हैं, मतलब पाई बाई 2 डाल दे रहे हैं, तो tan x नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। tan x नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, मतलब tan x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर x पाई बाई 2 हो जा रहा है तो tan x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इससे डोमेन में हम पाई बाई 2 को नहीं रखेंगे। सिमिलरली डोमेन में 3 पाई बाई 2 को भी नहीं रखेंगे, उसी तरह से नेक्स्ट 5 पाई बाई 2 को नहीं रखेंगे। तो 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये सब है क्या? पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, और सब क्या है? पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। और ऑड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आइदर 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। ठीक है, हम यहाँ 2n प्लस 1 से रिप्रेजेंट किए, तो इससे बोल सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 बाई 2, जहाँ n क्या है, कोई भी इंटीजर है। समझ में आया सहर्ष? यस सर। ठीक, ये था डोमेन। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रेंज, रेंज, तो रेंज आप देख के बता सकते हैं रेंज क्या होगा, बोलिए सत्या। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस बिलोंग्स टू, तो उसको हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू r। तो इसका जो रेंज होगा वो होगा y बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, देखिए इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई नहीं होगा, इसका फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? पाई होगा। एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? रजत बताइए। सर 0 माइनस पाई इक्वल्स टू पाई, 2 पाई माइनस पाई इक्वल्स टू पाई। देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में जो ग्राफ है, वही ग्राफ पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में है। ठीक है, तो पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 का डिफरेंस कितना होगा? वो होगा पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, मतलब कितना मिलेगा? पाई मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि tan x इज ए पीरियोडिक फंक्शन और उसका पीरियड कितना है? पाई। ठीक है,
अच्छा एक चीज ध्यान दो, tan x कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं एवरीवेयर कंटिन्यूअस है? π/2 पे ग्राफ ब्रेक कर जा रहा है, π/2 पे ग्राफ ब्रेक कर जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली tan x एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं डिफरेंशिएबल है? क्योंकि π/2 पे देखो ब्रेक कर जा रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो tan x के बारे में हम बोल सकते हैं कि tan x एवरीवेयर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ऑन इट्स डोमेन। अपना डोमेन में एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है। डोमेन से जो बाहर का चीज है उसमें ना कंटिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल है। इस बात को समझे जो हम बोले अभी, रितांशु? अभी हम कुछ बोले, समझ में आया? रजत? हाँ सर। ठीक। हाँ सर। हम ये बोल रहे हैं कि ये ग्राफ को देखो तो ग्राफ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? π/2 पे। फिर कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? 3π/2 पे, फिर -π/2 पे। तो ये सब डोमेन में भी नहीं है, ये सब डोमेन में भी नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये ग्राफ एवरीवेयर कंटिन्यूअस है ऑन इट्स डोमेन। tan x is everywhere continuous on its domain. Similarly, tan x is differentiable on its domain. अब कुछ और चीज हम तुमसे पूछ रहे हैं। हर्ष आप नहीं बोलिएगा। सत्यम आप बताइए, tan π/2 का वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी लिख दें तो सही है कि गलत है? सर ये तो नॉट डिफाइंड है ना? हाँ नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड है। इन्फिनिटी डिफाइंड है। आप बोलिए इन्फिनिटी लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? बस इतना बोलिए। हाँ नॉट डिफाइंड है लेकिन इन्फिनिटी लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? बस इतना बताओ। सर नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, क्या रीजन है? सर क्योंकि वहाँ इन्फिनिटी भी हो रहा है और माइनस इन्फिनिटी भी हो राइट, रहा ये चीज सही है, ये चीज सही है। π/2 के जस्ट पहले ऊपर में प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है और π/2 के जस्ट बाद में किधर जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी पे। तो इसलिए tan π/2 को हम इन्फिनिटी नहीं बोल सकते हैं, ये रॉन्ग है, ठीक है। हाँ tan π/2 इज नॉट डिफाइंड, ये तो एग्रीड है। दो चीज और बता रहे हैं। अगर हम ऐसा लिख दें, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस tan x, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस tan x, ठीक है, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x में π/2 की तरफ जा रहे हैं, π/2 के एकदम नजदीक जा रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ है वो कहाँ पे जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है। अगर x पे हम π/2 पे पहुंच रहे हैं लेफ्ट साइड से, x पे π/2 पे पहुंच रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो ग्राफ इधर साइड में y एक्सिस में कहाँ पे पहुंच रहा है? प्लस इन्फिनिटी पे पहुंच रहा है। हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस tan x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ लिमिट का कॉन्सेप्ट है, फंक्शन के बाद लिमिट ही पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस tan x का वैल्यू क्या होगा? आंसर क्या होगा? सोच के बताइए। लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस tan x का वैल्यू क्या होगा? तो π/2 प्लस बोलने का मतलब ये हुआ कि π/2 से बड़ा है लेकिन π/2 की तरफ जा रहे हैं, मतलब राइट साइड से π/2 की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है वो किधर जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस tan x इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी। और ये जो शुरू में हम लिखे हैं इसको बेसिकली हम LHL भी बोल सकते हैं और इसको हम RHL बोल सकते हैं। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब क्या होता है? राइट हैंड लिमिट। तो ये लिमिट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा अगर किसी बच्चे से ये पूछा जाए कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस tan x का वैल्यू क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस tan x का वैल्यू क्या होगा? ग्राफ देख लो, 0 की तरफ इधर से जा रहे हैं तो ये ग्राफ किसके तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस tan x होगा 0 और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस tan x क्या होगा? तो भी 0 होगा, ठीक है।
तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, tan x का वैल्यू हम बोल सकते हैं जीरो। लेकिन अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू tan x का वैल्यू क्या होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस tan x प्लस इन्फिनिटी। लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस tan x माइनस इन्फिनिटी। लेकिन लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू tan x अगर पूछा जाए तो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू tan x अगर बोल दिया तो ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है। लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए दोनों लिमिट सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग लिमिट्स में पढ़ेंगे। अभी इधर सब क्लियर होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट पार्ट आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर 4, y इक्वल टू cot x, y इक्वल टू cot x। तो cot x में क्या करेंगे वो समझिए। cot x का ग्राफ ऐसा होता है, यहां पे पाई बाई टू, यहां पे पाई, यहां पे 3 पाई बाई टू, यहां पे 2 पाई, यहां ओरिजिन, यहां माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई। ठीक है, चलिए अब इसका डोमेन और रेंज बताया जाए। फ्रेंड्स आप ट्राई कीजिए कि इसका डोमेन क्या होगा। x बिलोंग्स टू r माइनस करेंगे, माइनस में क्या क्या होगा, माइनस में क्या क्या माइनस करना चाहिए। देखिए 0 माइनस होगा, n into pi, n इंटू पाई माइनस होगा, राइट। 0 माइनस होगा, 1 पाई माइनस होगा, 2 पाई माइनस होगा, 3 पाई माइनस पाई होगा। तो जनरलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, n पाई, जहाँ n क्या है, कोई भी इंटीजर। ठीक है, रेंज तो कोई भी बता सकते हैं। रेंज क्या होगा, तो रेंज y बिलोंग्स टू r, क्योंकि ग्राफ y एक्सिस में ऊपर में प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और नीचे में माइनस इन्फिनिटी तक है। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है ऑन इट्स डोमेन। कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है कहाँ पे, अपने डोमेन पे, और ये भी रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, और इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो होगा पाई। tan x और cot x दोनों का पीरियड कितना है, पाई है। sin x और cos x का पीरियड क्या था, 2 पाई था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रजत, इस बार ध्यान दीजिएगा, इस बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। रजत आपसे अगर हम ये पूछें कि cot 0 क्या है, तो आंसर क्या होगा, नॉट tan inverse of tan 0 अरे यहाँ देखो ना, ग्राफ देखो ना, होगा 0। cot 0 नॉट डिफाइंड है। हाँ, सर क्या हो गया, क्या रो रहा है बाबू, क्यों रो रहा है। आ रहे हैं थोड़ा देर में, थोड़ा देर में आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्लास कितना बजे चालू किए थे, क्लास तो एक बजे चालू किया था। 12:45। हाँ 1 बजे चालू किया था, वही नहीं, मतलब 12:45 में हम लोग आ गए थे, लेकिन चालू तो 1 बजे हुआ था। कोई नहीं, cot 0 नॉट डिफाइंड है रजत। cot 0 कैसे नॉट डिफाइंड है रजत, ध्यान दीजिए। 0 के जस्ट बाद में ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे, और 0 के जस्ट पहले ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे। 0 पे तो ग्राफ कहीं पे मतलब फाइनाइट वैल्यू दिख ही नहीं रहा है।
ठीक है। तो इससे हम बोलेंगे कि कॉट 0 डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कॉट पाई क्या होगा रजत बताइए तो, कॉट पाई क्या होगा? वो भी तो नॉट डिफाइंड होगा, तभी ना डोमेन में हटाए हैं, तभी तो डोमेन में हटाए हैं। अब नेक्स्ट ये चीज देखिए, अगर हम ऐसा लिख दें लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कॉट x, ठीक है। जिनको समझ में आया वो बताइए क्या होगा, रजत को हम बाद में डिस्कस करेंगे। जिनको समझ में आया वो बताइए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस माइनस क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कॉट x का वैल्यू क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए रजत, अब हम आपको समझाते हैं क्या चीज़ है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का मतलब ये हुआ कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, लेकिन 0 की तरफ आ रहे हैं, मतलब 0 के लेफ्ट साइड से 0 की तरफ आ रहे हैं, तो ग्राफ किधर जा रहा है? ग्राफ किधर जा रहा है? तो ग्राफ किधर जा रहा है बताइए जी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ? माइनस इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो यही हुआ। सिमिलरली 0 प्लस का मतलब ये हुआ कि 0 से बड़ा, लेकिन 0 की तरफ आ रहे हैं, मतलब 0 के राइट साइड से 0 की तरफ आ रहे हैं, तो ग्राफ किधर जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब चमक गया? यस सर। कॉट एक्स हो गया। अब इसके बाद कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स होता है ऐसे 1/sin x होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन वहां पे sin x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कॉसेक एक्स होता है 1/sin x प्रोवाइडेड sin x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा काम करो कि sin x का ग्राफ बना लो, sin x का ग्राफ बना लो, ठीक है। बना लिए sin x। ऊपर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहां से पास कर रहा होगा? 1 से। और नीचे में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहां से पास कर रहा होगा? -1 से, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई। अब देखो ग्राफ में क्या करो, कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए जो साइन एक्स वाला ग्राफ है उसको उल्टा कर दो। अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो कॉसेक एक्स भी पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉसेक एक्स का ग्राफ इधर ऊपर की तरफ होगा। सिमिलरली अगर साइन एक्स निगेटिव है तो कॉसेक एक्स निगेटिव होगा, तो यहाँ ग्राफ नीचे की तरफ बना दो, ठीक है। मतलब 0 से पाई के बीच में ग्राफ ऊपर बनाया है, पाई से 2 पाई के बीच में नीचे बनाया है, फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में ग्राफ ऊपर बना देंगे, ठीक है। उस तरह से 3 पाई से 4 पाई के बीच में ग्राफ नीचे बनेगा, और -पाई से 0 के बीच में ग्राफ नीचे बनेगा, और -2 पाई से -पाई के बीच में ग्राफ ऊपर बनेगा। कोई दिक्कत बताओ? नहीं, दिक्कत नहीं। अब इसका डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। डोमेन के बारे में, इसका डोमेन क्या होगा बताओ तो? x बिलोंग्स टू r माइनस कुछ लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे माइनस में? माइनस में क्या लिखेंगे? n पाई। x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, ठीक है। क्योंकि पाई पे डिफाइन नहीं है, 2 पाई पे डिफाइन नहीं है, 3 पाई पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई होगा, ठीक है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कॉसेक x और कॉट x दोनों का डोमेन सेम है। कॉसेक x और कॉट x दोनों का डोमेन सेम है। उसका रीजन देखो कैसे। कॉसेक x होता है 1/sin x, कॉट x होता है cos x by sin x। तो जहाँ जहाँ पे sin x 0 होगा वहाँ पे cosec x और cot x दोनों डिफाइन नहीं होगा, और sin x 0 होता है n पाई पे, ठीक है। कुछ बोले, समझ में आया? चलो कोई नहीं, यस, ठीक है। ऐसे ग्राफ से तो समझ में आ ही रहा है। रेंज के बारे में बताया जाए, रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? ग्राफ वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है बताइए? तो प्लस इन्फिनिटी टू 1 प्लस और माइनस, ये मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, -1 पे क्लोज, यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी तक, 1 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, राइट, यही होगा। अच्छा, इसी को चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मतलब इसी चीज़ को चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं
कि y बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 तक। मतलब ये जो ग्राफ बना है उसमें सारा रियल नंबर है, बस कौन नहीं है, -1 से 1 के बीच वाला नहीं है। -1 और 1 है, -1 से 1 के बीच वाला नहीं है। मतलब -1 से 1 ओपन को छोड़ना है ऑल रियल नंबर में से। ठीक है, क्लियर है ये वाला फॉर्म भी और ये वाला फॉर्म भी? यस सर। यस सर। तो रेंज हो गया। अब इसके बाद इसका पीरियोडिसिटी कितना होगा, ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? तो साइन एक्स वाला है, मतलब 2 पाई। रीजन देखो, देखो 0 से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ है, मतलब ऊपर और नीचे मिला करके सेम ग्राफ 2 पाई से 4 पाई के बीच में होगा, ऊपर और नीचे मिला करके। तो बोल सकते हैं कि 0 से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ है वही रिपीट कर रहा है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? 2 पाई होगा। ठीक है, सर वहाँ पे जो लिखे हैं y इक्वल्स टू r माइनस 1,1 सर, तो उसमें 1 पे बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए ना? नहीं 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 नहीं। अच्छा 1 को रखना है कि हटाना है, 1 बताओ। को इंक्लूड नहीं करना है। तो 1 को हटाना है। 1 को क्यों हटाओगे? अच्छा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे रखे हो कि हटाए हो? हटाए रखे हैं। रखे हैं, तो हाँ, इसमें रखे। 1 को हटा देगे तो रखोगे भी और हटाओगे भी, दोनों काम एक के साथ कैसे करोगे? अरे इधर रख रहे हो तो इधर नहीं हटाना है ना, हाँ सर। तो इसे उधर ओपन रखें। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, रखते समय अगर क्लोज रखें तो हटाते समय उसको ओपन में रखेंगे ना। यहां हम ये लिखें कि r का वैल्यू सारा है, लेकिन सिर्फ -1 से 1 ओपन तक नहीं है। अगर यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट रख देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 और 1 को भी r से हटा देना है, लेकिन उसको हटाना नहीं है, उसको रखना है। समझ गए सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है y इक्वल टू सेक एक्स। तो सेक एक्स का ग्राफ तुम लोग कैसे बनाओगे? तो कॉसेक एक्स का पहले ग्राफ बना लोगे, और कॉसेक एक्स में जो ऊपर की तरफ होगा उसको ऊपर की तरफ उलट दो, और जो नीचे की तरफ होगा उसको नीचे की तरफ उलट दो, बन जाएगा कॉसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो पहले हम कॉस एक्स का ग्राफ बनाएं। ठीक है, इधर -1 1, यहाँ π/2, 3π/2, 5π/2। ठीक है, उसी तरह से नेगेटिव साइड में आप मार्क कर सकते हैं। -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ को ऊपर की तरफ उलट लीजिए। ठीक है, π/2 से 3π/2 के बीच में ग्राफ को नीचे की तरफ उलट लीजिए। 3π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ को ऊपर की तरफ उलट लीजिए। ठीक है, एंड सो ऑन। चलिए अब इसका डोमेन बताया जाए। डोमेन क्या होगा सत्यम? x बिलोंग्स टू r माइनस क्या लिखेंगे? कोई और बताइए, x बिलोंग्स टू r माइनस क्या लिखेंगे? π/2 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है? 2n सर, pi by- 1 into pi। 2n प्लस 1 π/2 होगा, 1 + 1 π/2। या 2n माइनस 1 π/2 भी लिख सकते थे। ठीक है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे आइदर π/2 के ऑड मल्टीपल पे नॉट डिफाइन हो रहा है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे क्या हो जा रहा है? नॉट डिफाइन। रेंज क्या होगा? रेंज क्या कॉसेक एक्स वाला ही होगा या डिफरेंट होगा?
cos x वाला ही होगा सर। cos x वाला ही होगा, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा y बिलोंग्स टू, हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज्ड से वन क्लोज से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और दूसरा तरीका कि y बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल माइनस वन से वन तक। और ऑब्वियसली ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। और इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? 2 पाई, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? 2 पाई होगा। एक चीज ध्यान दीजिए, पीरियड में 6 में से 4 फंक्शन का 2 पाई है। किसका किसका? साइन कॉस और सेक और कॉसेक का, ठीक है। और 2 फंक्शन का पीरियड है पाई। किसका किसका? टैन और कॉट का, ठीक है। डोमेन में 2 फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर। किसका किसका? साइन और कॉस का। और उन दोनों का रेंज है -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। उसके बाद tan x और sec x, tan x और sec x दोनों का डोमेन सेम है, दोनों का डोमेन सेम है, r - 2n + 1 π/2, ठीक है। और cot x और cosec x दोनों का डोमेन सेम है, r - n π, ठीक है। उसके बाद tan और cot दोनों का रेंज सेम है, ऑल रियल नंबर। sec और cosec का रेंज सेम है, कहाँ से कहाँ तक? तो r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 तक, ठीक है। तो इसको एकदम मगअप कर लीजिएगा। अभी हम छोटा छोटा 5-6 क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कि साइन x = 5 है तो x = क्या होगा? तो 5। क्यों? क्योंकि साइन x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। साइन x का रेंज होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल, तो 5 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछ दिया कि cosec x = 1/2 है, cosec x = 1/2 है, तो x क्या होगा? तो वंस अगेन आंसर होगा 5। क्यों 5 होगा? cosec x का रेंज में -1 से 1 तक नहीं होता है, cosec x का रेंज में -1 से 1 तक नहीं होता है, ठीक है। तो जब -1 से 1 के बीच में होता ही नहीं तो 1/2 कहाँ से आ जाएगा? तो इससे x बिलोंग्स टू क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अच्छा, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि cosec x को लिख सकते हैं 1/sin x, लेकिन sin x यहाँ से 2 मिलेगा, और sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1, तो sin x 2 होगा ही नहीं, तो इसलिए x बिलोंग्स टू क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। समझे? मतलब रेंज से आपको ये हेल्प मिलेगा कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। रजत आप बताइएगा, अगर आपसे ये पूछ दिया कि sec x = 0.25 और x का वैल्यू बताना, तो आंसर क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। तो बाकी लोगों को भी समझ में आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही। आज बहुत चीज़ हम लोग पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं? 3 फंक्शन पढ़े हैं। पहला फंक्शन कौन सा था? तो फ्रैक्शनल, और दूसरा क्या था? सिग्नम, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री में अगर सही से देखा है तो 6 फंक्शन है। सबका डोमेन, रेंज और ग्राफ याद होना चाहिए, सबका याद रहना चाहिए, सबका, जितना अभी तक पढ़े टोटल में कोई भी चीज़ का ग्राफ छूटना नहीं चाहिए, और ना ही डोमेन रेंज, हर समय याद होना चाहिए, तभी कैलकुलस हाथ में आएगा, अदरवाइज कैलकुलस हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर।